ओके, अपन देखे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स में। तो सबसे पहला है मायस्थीनिया ग्रेविस। तो यही मेजर डिसीज़ है मायस्थीनिया ग्रेविस। इसमें होता क्या है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर एंड पेशेंट प्रेजेंट्स विथ वीकनेस एंड फटीग ऑफ स्केलेटल मसल। उसमें से मेजरली ऑक्यूलर, फेशियल और बल्बर मसल्स। इट इज़ ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक लेफ्ट, यहाँ से एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होता है वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। ये नॉर्मली होता है और ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एक तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स नंबर में कम हो जाते हैं, प्लस देयर इज़ एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाता रिसेप्टर से, जो बचा होता है वो भी बाइंड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड अगेंस्ट दिस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं करने देते। क्योंकि तो इसमें दो टाइप के एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं, एक है एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ और एक है एंटी मस्क एंटीबॉडीज़। ओके, एंटी मस्क एंटीबॉडीज़। अब ये ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ एंड डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज़, कुछ एंटीबॉडीज़ ब्लॉक कर देते हैं और कुछ तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को। अब मायस्थीनिया ग्रेविस टी सेल प्लस बी सेल मीडिएटेड डिसीज़। फिर टी सेल प्लस बी सेल, अब इसमें होता है TH2 मीडिएटेड एक्टिवेशन होगा टी सेल का, फिर वो टी सेल प्रोड्यूस करेंगे इंटरल्यूकिन 4 विच विल स्टिमुलेट बी सेल स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ और फिर दे विल प्रोड्यूस डिसीज़। ओके, फिर से देयर इज TH2 मीडिएटेड स्टिमुलेशन या एक्टिवेशन ऑफ टी सेल जो इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करेंगे विच विल एक्टिवेट B4 और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे विच विल कॉज डिसीज मायस्थीनिया ग्रेविस। दिस मायस्थीनिया ग्रेविस हैज़ एन HLA एसोसिएशन। कौन सा HLA एसोसिएशन होता है वो बाद में देखते हैं। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जो मायस्थीनिया ग्रेविस है उनको थाइमस पैथोलॉजी भी प्रेजेंट होती है उनमें। थाइमस क्या करता है, टी सेल मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस में, तो थाइमस पैथोलॉजी होती है, तो इसके टी सेल फंक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक सीरो पॉजिटिव मायस्थीनिया ग्रेविस होती है और एक सीरो नेगेटिव मायस्थीनिया ग्रेविस होती है। सीरो पॉजिटिव मायस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती है, मतलब इसमें एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होती है, पहली वाली एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, जबकि सीरो नेगेटिव में एंटी मस्क एंटीबॉडीज़ होती है। मायस्थीनिया ग्रेविस के दो टाइप है, एक ऑक्यूलर मायस्थीनिया और एक जनरलाइज्ड मायस्थीनिया। ऑक्यूलर मायस्थीनिया में उसमें भी एंटी मस्क एंटीबॉडीज़ होती है और इसमें ऑक्यूलर सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं जो ऑक्यूलर मसल्स अफेक्ट करता है। कि जनरलाइज्ड में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडी होती है, इसमें थाइमस इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि थाइमस का हाइपरप्लेसिया हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये थे दो टाइप के मायस्थीनिया, ऑक्यूलर और एक जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड में जनरल मसल वीकनेस होगी, ओके, लाइक लिम्स की, जॉइंट्स में पेन होगा, फटीग होगी, वीकनेस होगी, वो सारे सिम्टम्स होंगे। अब इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है, तो फिर इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, बाय डिटेक्शन ऑफ एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। डिटेक्शन बाय एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। अब क्लिनिकल फीचर्स में एक तो एज ग्रुप, इट हैज़ बाई मॉडल ऑकरेंस, मतलब दो टाइप्स की एजेस में हो सकता है, मतलब एक यंग एज में भी हो सकता है और एक ओल्ड एज में। यंग एज या अर्ली ऑनसेट में 20s या 30s में, और लेट ऑनसेट में 60s या 70s में। अभी ऑटोइम्यून डिसीज इसलिए वजह से ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होगी, और ऑटोइम्यून डिसीज अदर ऑटोइम्यून डिसीज भी प्रेजेंट हो सकती है, लाइक हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, एडिसन्स पर्निशियस एनीमिया, विटिलिगो, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये सारी अदर ऑटोइम्यून डिसीज होगी। अब लेट ऑनसेट में देयर इज़ एब्सेंस ऑफ थाइमस इन्वॉल्वमेंट। पहले अर्ली ऑनसेट की बात करते हैं, तो अर्ली ऑनसेट में फीमेल्स में मोर कॉमन होती है एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। थाइमस पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है इन अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट में एब्सेंट होती है। और HLA कौन से होते हैं,
अर्ली ऑनसेट में DR3, DR9 और B8, DR3, DR9, B8 याद रखे तो ही रखना। अब बता लेट ऑनसेट में इसमें भी एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज के फेशियल मसल ओरोफेरेंजियल मसल्स अफेक्ट होते हैं। ये जो मायस्थेनिया ग्रेव्स होता है इट स्टार्ट्स एज ऑक्यूलर प्रेजेंटेशन, मतलब डिप्लोपिया वो सब पहले होगा और बाद में फिर स्केलेटल मसल्स में वीकनेस होगी, फिर जनरली स्प्रेड होगा। देयर इज फ्लक्चुएटिंग वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी। ओके, देयर इज फ्लक्चुएटिंग वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी। ओके, सीक्वेंस दिया हुआ है, स्टार्ट्स विथ ऑक्यूलर या फेरेंजियल, फिर जनरलाइज्ड वीकनेस, उसमें सबसे पहले प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, फिर फेरेंजियल या बर्बल मसल, रेस्पिरेटरी मसल एंड में। ओके, एंड में रेस्पिरेटरी मसल, अगर ये इन्वॉल्व हो गए तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है पेशेंट की। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स कि एक छोटा सा एंटी मस्क एंटीबॉडीज़। तो ये किस में दिखती है हमने देखा, ऑक्यूलर मायस्थेनिया में दिखती है। इसमें थायमस इन्वॉल्व नहीं होता, फीमेल्स में मोर कॉमन होता है। और इसमें कौन से मसल इन्वॉल्व होता है, ओरोफेरेंजियल, बक्कल या फिर फेशियल मसल। ओके, ओरो मतलब ऊपर के मसल, हेड एंड नेक के मसल्स। फिर प्रॉक्सिमल मसल्स एंड नेक मसल्स आर स्पेयर्ड। ये इसको रॉन्ग, कैसे इतना याद रखें होता है। नॉक्यूलर मायस्थेनिया, थायमस नॉट इन्वॉल्व, फीमेल्स मोर कॉमन, कैरेक्टराइज्ड बाय हेड एंड नेक मसल इन्वॉल्वमेंट। मायस्थेनिया की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। तो मैंने बोला था ऑक्यूलर, फेरेंजियल, प्रॉक्सिमल वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल और फिर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले ऑक्यूलर होती है, उसमें क्या हो सकता है, टोसिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, विच इज़ क्लासिकल प्रेजेंटेशन। ओके, टोसिस एंड डिप्लोपिया। फ्लक्चुएटिंग फटीगेबिलिटी एंड वीकनेस, टोसिस भी अलग अलग डिग्री की हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है और इट इज़ एसिमेट्रिकल। फिर बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया। और अर्लीस्ट ऑक्यूलर मसल कौन सा अफेक्ट होता है, इट इज़ मीडियल रेक्टस मसल। और लीड होगी वो बार बार ट्विच होगी, उसको कहता है कोगन्स लीड ट्विच। फिर फेरेंजियल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें डिस्फेजिया, डिसार्थरिया, नेजल रिगर्जिटेशन, ओके, फटीग ऑन च्यूइंग। फेशियल मसल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फेशियल मसल इन्वॉल्व होंगे तो मैंने बोला इन मस्क एंटीबॉडीज़। तो इसकी वजह से एक्सप्रेशनलेस फेस बन जाएगा पेशेंट का। ओके, फेशियल मसल फेरेंजियल मसल इन्वॉल्व है, डिस्फेजिया, डिसार्थरिया, फटीग ऑन च्यूइंग, नेजल रिगर्जिटेशन। फेशियल मसल इन्वॉल्व होगी अगर एंटी मस्क एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी तो पेशेंट का फेस एक्सप्रेशनलेस हो जाएगा। फिर स्प्रेड करता है प्रॉक्सिमल वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब, पहले अपर लिम्ब में स्प्रेड होता है फिर लोअर लिम्ब में स्प्रेड होता है, पर लोअर लिम्ब की वीकनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू अपर लिम्ब। और नेक वीकनेस भी होगी तो ड्रूप्ड पोस्चर हो जाएगा पेशेंट का, क्योंकि हिप मसल भी इन्वॉल्व होता है। और लास्ट में रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट विच विल लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ये हो गए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ओके, ऑक्यूलर, फेरेंजियल, प्रॉक्सिमल मसल्स, प्रॉक्सिमल स्केलेटल मसल, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। इसमें लोअर लिम्ब की वीकनेस ज़्यादा होगी कंपेयर टू अपर लिम्ब। और लास्ट में रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व विच विल लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, एक क्या क्लिनिकल हिस्ट्री से, फिर फिजिकल फाइंडिंग्स और 2 टेस्ट करेंगे, वो बाद में देखते हैं। तो हिस्ट्री और फिजिकल फाइंडिंग्स हम ये चेक करेंगे, स्पीच, हैंड ग्रिप, फिर हेड लिफ्ट फॉर नेक मसल, वाइडर कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है, ये सारी हम चेक करेंगे फॉर फिजिकल फाइंडिंग्स। फिर हम आइस पैक रखेंगे ऑन द आइस ऑफ द पेशेंट। और इसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होगी वो इम्प्रूव होगी, मतलब पेशेंट को अगर डिप्लोपिया होगा तो वो इम्प्रूव हो जाए, टोसिस होगा तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पेशेंट को टोसिस है, ये हमने आइस पैक रखा तो टोसिस इम्प्रूव हो गई। एक ये टेस्ट है, दूसरी है टेंसिलॉन टेस्ट, जिसमें हम देते हैं एड्रोफोनियम। और ये एड्रोफोनियम क्या है, इट इज़ कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर। कोलिनेस्ट्रेस क्या करता था, एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता था। तो अगर हम कोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब ये एड्रोफोनियम इट इज़ रैपिडली एक्टिंग, मतलब 30 सेकंड में। तो आपको जो सिम्टम रिलीव होते हुए दिखेंगे वो जल्दी दिख जाएंगे
इमीडिएटली आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एड्रोफोनियम। ये करता है रिवर्स मसल वीकनेस, टोसिस एंड डिप्लोपिया ऑल्सो। सबसे पहले हम टेस्ट डोज डालेंगे विच इज़ 2 मिलीग्राम IV, और अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो हम कह सकते हैं कि इसको मास्थेनिया ग्रेविस है पेशेंट को, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम डोज बढ़ा देंगे 8 मिलीग्राम IV। कि ये 2 टेस्ट हो गए। अब एक स्पेसिफिक टेस्ट विच इज़ डिटेक्शन ऑफ एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, कि मैंने पहले ही बताया था, डिटेक्शन ऑफ एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। अब और दूसरे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है विच इज़ सिंगल नर्व फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और दूसरा है रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। कि ये 2 विच इज़ सिंगल नर्व इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड सेकेंड वन इज़ रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसमें हम नर्व को स्टिमुलेट करेंगे बार बार। नॉर्मली क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्शन पोटेंशियल का वो सेम रहेगा, लेकिन मास्थेनिया ग्रेविस में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ऑन रिपीटेड स्टिमुलेशन। बट इसके कंपेयर में सिंगल नर्व फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज़ मोर सेंसिटिव। ओके, ये हो गए डायग्नोसिस। याद रखना 2 टेस्ट है, आइसपैक और टेंसिलोन टेस्ट। इसमें एड्रोफोनियम डालते हैं जिस कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ये क्या करता है, वीकनेस को इम्प्रूव करता है, सिम्टम्स रिलीव करता है। स्पेसिफिक वन इज एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंड अदर टू टेस्ट आर सिंगल नर्व फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। अब ट्रीटमेंट ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस है, इसमें 3 पॉइंट्स ही आते हैं। एक तो है मेन ट्रीटमेंट, वो है पायरिडोस्टिग्मिन विच इज़ ओरल एंटी कोलिनेस्टरेज, मतलब ये भी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर विच इज़ पायरिडोस्टिग्मिन। इसका ये डोज दिया हुआ है। अगर रिलैप्स होता है तो फिर हम दे सकते हैं स्टीरॉयड और एज़ाथियोप्रिन, स्टीरॉयड एंड एज़ाथियोप्रिन। क्राइसिस के बारे में हम एंड में देखते हैं। ओके, फर्स्ट हमने देखा पायरिडोस्टिग्मिन, सेकंड है सर्जरी थाइमेक्टोमी, क्योंकि हमने देखा था मेजॉरिटी पेशेंट को थाइमोमा पैथोलॉजी भी हो सकती है, अगर थाइमस पैथोलॉजी हो सकती है। तो इसके इंडिकेशन क्या है, विच इज़ थाइमोमा, ओके, ट्यूमर। फिर पेशेंट शुड बी मस्क नेगेटिव, मतलब मस्क एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होनी चाहिए। फिर है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, और जनरलाइज्ड मास्थेनिया होना चाहिए, ऑक्यूलर मास्थेनिया नहीं होना चाहिए। ये 3 इंडिकेशन होगी, एक थाइमोमा, फिर ACH रिसेप्टर एंटीबॉडीज पॉजिटिव, एंड जनरलाइज्ड मास्थेनिया और मस्क नेगेटिव। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, ऑक्यूलर मास्थेनिया, एल्डरली और मस्क पॉजिटिव। और लास्ट है वो है इम्यूनो सप्रेशन बाय वेरियस ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड सो ऑन। ये तो 3 ट्रीटमेंट हो गई, एक पायरिडोस्टिग्मिन, दूसरी थाइमेक्टोमी, और लास्ट है इम्यूनो सप्रेशन जिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। और ये ड्रग्स का नाम याद रखना, विच प्रेसिपिटेट मास्थेनिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, बीटा ब्लॉकर। मास्थेनिया क्राइसिस क्या है, विच इज़ सीवियर रैपिड सीवियर डिटीरियोरेशन ऑफ मास्थेनिया, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, प्लस देयर इज क्वाड्रीपरेसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। इसकी वजह से है ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर अगर हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक दे दिया हो तो उसके से भी सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट विल बी एंशियस, ट्रेमर्स होंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, एंड ही रिक्वायर्स रेस्पिरेटरी सपोर्ट। हो गया, ट्रीटमेंट ये रही। ICU में एडमिट करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, एंड केस में प्लाज्मा फेरेसिस या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं, इसको प्लेक्स बोलते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज, या फिर हमें IG एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देनी पड़ेगी पेशेंट को। और इफ़ पेशेंट इज टेकिंग एंटीकोलिनेस्टरेज देन स्टॉप एंटीकोलिनेस्टरेज इफ़ यूजिंग। ओके, मास्थेनिया क्राइसिस में याद रखना रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्वाड्रीपरेसिस होता है, विच इज़ सीवियर रैपिड डिटीरियोरेशन ऑफ मास्थेनिया। ओके, ये था पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स।